हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स टूल में। हम लोग एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे जिसका नाम है संबंध और फलन का एक्सरसाइज नंबर 1.1 कर रहे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक किया था। आज हम लोग 12 से 16 तक करेंगे और कल हम लोग फलन चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए, समस्त त्रिभुज दिया गया उसका समुच्चय दिया है, यानी कई त्रिभुज उनका समुच्चय है में जो त्रिभुज है उनमें संबंध परिभाषित किया गया है आर। जो मान लीजिए T1 त्रिभुज और T2 त्रिभुज में क्या संबंध परिभाषित किया गया है कि जो T1 त्रिभुज है और T2 त्रिभुज के समरूप है तभी इन लोगों के बीच संबंध होगा। अगर T1 T2 के समरूप होगा तभी इन लोगों के बीच संबंध होगा, नहीं तो नहीं होगा। द्वारा परिभाषित संबंध आर। एक हम लोग क्या सिद्ध करना है कि आर एक तुल्यता संबंध है कि नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, पहले में सिद्ध करना है तुल्यता संबंध है कि नहीं है। और आगे देखिए ये बोल रहा है कि भुजा 3, 5, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, एक समकोण त्रिभुज T1 लिया जिसका भुजा है 3, 4, 5, और दूसरा बोल रहा है आगे कि 5, 12 और 13, यानी एक भुजा 5, एक भुजा 12, एक भुजा 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजा 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में कौन सा त्रिभुज परस्पर संबंधित है, और ये बताना है कि T1 त्रिभुज और T2 त्रिभुज और T3 त्रिभुज तीनों में से कौन कौन किसमें संबंध बन रहा है। ठीक है, लगभग इसमें देखिए 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला में तुल्यता करना है और तीसरे में संबंध बताना है T1, T2, T3 में कि किसमें संबंध है किसमें नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए तुल्यता करने के लिए हम आपको बताया था कि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, ये 3 प्रूव कर दिए, तुल्यता हो गया। तो स्टार्ट करते हैं स्वतुल्य के लिए। देखते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए ये होगा कि जानते हैं कि T1 त्रिभुज स्वयं की T1 त्रिभुज के समरूप होगा। ठीक है, तो T1 त्रिभुज है स्वयं ही T1 के त्रिभुज के समरूप होगा। T1 के समरूप तो होगा ही, तो लिख सकते हैं इसे क्या, T1 बिलोंग्स टू संबंध R। ठीक है, जब T1 बिलोंग्स टू संबंध R लिख रहे हैं तो यह क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। लिख सकते हैं अतः यह संबंध स्वतुल्य है। असममित में देखते हैं, स्वतुल्य हो गया यानी T1 त्रिभुज स्वयं T1 त्रिभुज के समरूप होगा, यानी T1 बिलोंग्स टू संबंध R, अतः यह संबंध स्वतुल्य होगा। ठीक है, असममित को देखते हैं। सममित में आपको बताया था T1, T2 यानी A, B से स्टार्ट करना है और B, A पर लाना है। तो यहाँ लिखिए माना T1, T2 बिलोंग्स टू संबंध R। जिसको नहीं समझ में आ रहा है शुरुआत से वीडियो देखें। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे बहुत बताया है डिटेल से सबके बारे में, तो प्लीज़ यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट न करें। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो देखें। माना T1, T2 बिलोंग्स टू R है। अगर T1 T2 के बिलोंग कर रहा है, T1 T2 में संबंध है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, अगर T1 T2 का संबंध R में बिलोंग कर रहा है तो T1 T2 के समरूप होगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप कि T1 त्रिभुज जो T1 है समरूप है T2 की। तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि T2 T1 की समरूप है। अगर T2 T1 के समरूप है तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि T2, T1 बिलोंग टू संबंध R, यानी T2, T1 भी संबंध R में उपस्थित होगा भाई। ठीक है नहीं, अगर T1, T2 संबंध R में है तो इसका मतलब क्या होगा, T1 त्रिभुज और T2 संबंध समरूप है। जब T1 त्रिभुज T2 के समरूप है तो T2 त्रिभुज भी T1 के समरूप होगा, यानी T2, T1 सम बिलोंग्स टू संबंध R होगा। ठीक है, तो लिख दीजिए अतः
यह संबंध सममित है। ठीक, अब बात करें संक्रामक का, देख लेते हैं। संक्रामक भी सिद्ध कर दीजिए। संक्रामक में आपको बताया था कि ए कामा बी मानना है बिलोंग्स टू आर, तथा बी कामा सी भी मानना है बिलोंग्स टू आर। से हमें क्या ला देना है, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर लाना है। संक्रामक हमने आपको बताया था, तो चलिए करते हैं। माना T1 कामा T2 बिलोंग टू संबंध R, तथा T2 कामा T3 बिलोंग टू संबंध R है। अगर T1 T2 में संबंध है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप कि T1 T2 के समरूप होगा। इससे आप क्या निष्कर्ष लिख सकते हैं कि T1 T2 के समरूप होगा। और T2 अगर T3 में संबंध है तो इससे आप क्या लिख सकते हैं कि T2 T3 के समरूप। देखिए, अगर T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि अगर T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है तो आप इसको ये लिख सकते हैं कि T1 T3 के समरूप है। लिख सकते हैं कि नहीं? जरूर लिखेंगे। तो अब लिख दीजिए T1 T3 के समरूप है। अतः अगर T1 T3 के समरूप है तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि T1 कामा T3 बिलोंग्स टू संबंध R। अगर T1 T3 के समरूप है तो अब वो संबंध R में रिप्रेजेंट होगा, संबंध R में उपस्थित होगा। तो उसे आप लिख सकते हैं क्या, T1 कामा T3 बिलोंग टू संबंध R। यानी अतः यह संक्रामक, अतः यह संबंध संक्रामक है। अब लिख दीजिए चूंकि यह संबंध स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों है, चूंकि यह संबंध स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों है, अतः यह संबंध तुल्यता संबंध भी है। अतः यह संबंध तुल्यता संबंध है। ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि आगे ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज ले लिया, भुजा जिसकी भुजा है 3 4 5। ठीक है। एक त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम इसने रख दिया T1 है, जिसकी भुजा क्या है 3 है 4 है 5 है। एक त्रिभुज T2 ले लिया, जिसकी भुजा है 6 8 10 6 8 10। एक त्रिभुज T3 ले लिया, जिसकी भुजा है 3 4 5 है। T2 की भुजा होगी 6 8 10 नहीं होगा, 5 12 13 दिया गया है, 5 12 13 दिया गया है। T2 5 12 13 वाले भुजा वाले संबंध समकोण त्रिभुज T2 तथा 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 6 8 10 ले रहे हैं। अब बताना है कि T1 T2 के में क्या है, समरूप है कि नहीं, T1 T3 समरूप है कि नहीं, या T1 T2 के समरूप है कि नहीं, या कि T2 T3 के समरूप है कि नहीं। मतलब बताना है कि इन तीनों में कोई संबंध है कि नहीं, तीनों में से कोई दो त्रिभुज में या तीनों में संबंध है कि नहीं, आपको ही बताना है। और संबंध क्या, यहाँ पर संबंध दिया हुआ उन लोगों में समरूपता का संबंध है कि नहीं। आपको इन तीनों त्रिभुज देखकर यही बताना है कि समरूपता का संबंध है कि नहीं। आप समरूपता के शर्त जानते हैं कि इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है। एक तरीके से देखिए, यहाँ पर अगर T1 T3 में लेते हैं, अगर T1 रेशियो T3 लेते हैं तो क्या आ रहा है 3/6 4/8 4/8 5/10। इनके भुजाओं का अनुपात लेते हैं 5/10। तो देखेंगे इसका आंसर आएगा क्या, 1/2 आएगा ना। यानी सभी भुजाओं का, दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर आ रहा है। यानी कि अब क्या होगा, T1 होगा समरूप होगा किसके, T3 के।
अगर T1 T2 में चेक करेंगे 3/5 यहाँ पर आ रहा है, 4/12 आ रहा है, यानी 1/3, 5/13, यानी ये इसके समरूप नहीं है। अगर T2 T3 में देखेंगे तो इसके भुजाओं का अनुपात देखेंगे, यानी 5/6 आ रहा है, 12/8 आ रहा है, 13/10 आ रहा है, यानी ये भी समरूप नहीं होगा। ठीक है, यानी T1 T3 के समरूप है, ये मिल रहा है हमके लिए। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर, अतः T1 तथा T2 की संगत भुजाएं समान अनुपात में है। संगत भुजाएं समान अनुपात में हमने यहाँ पर देख ही लिया। उसके बाद लिख दीजिए, अतः त्रिभुज T1 त्रिभुज T3 के समरूप है। T1 T3 के समरूप होगा, यहाँ पर लिख दिया, हमने पहले बता दिया आपको। उसके आगे बाद लिख दीजिए, अतः त्रिभुज T1 त्रिभुज T3 से संबंधित है। क्यों संबंधित है, अपने बता दिया पीछे हमने, बस यही आगे इतना लिख देना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए, समस्त बहुभुज का समुच्चय दिया गया ए, जिसमें दिया गया है कि जो बहुभुज P1 है और सब बहुभुज P2 के बीच संबंध यह दिया गया है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। बहुभुज जानते हैं, जिसकी कोई ट्रायंगल लीजिए, रेक्टेंगल लीजिए, यानी त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, कुछ भी ले लीजिए, ये सब बहुभुज ही होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा, चतुर्भुज में 4 भुजा, पंचभुज में 5 भुजा, यही सब बात है इसमें। तो बोला गया है P1 बहुभुज तथा P2 बहुभुज में भुजाओं की संख्या समान है, यानी P1 अगर P2 में संबंधित होगा तो यह क्या होगा, इनके बीच भुजाओं की संख्या समान होगी। आगे बोल रहा है कि प्रकाश संबंधित फलन R, संबंध जो दिया गया है वो R है, एक तुल्यता संबंध है, ये इसमें सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। उसके बाद बोल रहा है कि 3, 4, 5 लंबाई वाले भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए से सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ तक है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ तक है। पहले तुल्यता वाला करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तुल्यता में भी यही करना है, पहले मानना है क्या, स्वतुल्य सिद्ध करना है, फिर सममित, फिर संक्रामक, फिर लिख देंगे तुल्यता वाला। तो स्टार्ट करते हैं स्वतुल्य से। लिख दीजिए कि बहुभुज P1 बहुभुज P1 में भुजाओं की संख्या स्वयं की बहुभुज P1 में भुजाओं की संख्या के बराबर है। बहुभुज P1 में भुजाओं की संख्या स्वयं ही बहुभुज P1 के भुजाओं की संख्या के बराबर है। तो उसके बाद ये क्या लिख सकते हैं कि P1, P1 बिलोंग्स टू संबंध R, अतः यह संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, अब सममित पर देखते हैं। सममित में आपको बताया था A, B से स्टार्ट करना है, B, A पर खत्म करना है। तो लिखिए, माना बहुभुज P1, बहुभुज P2 संबंध R में परिभाषित, संबंध R में है, संबंध R का अवयव है। ठीक है, तो अगर P1 P2 बिलोंग टू संबंध R है तो P1 P2 को भी संबंध दिया गया है क्या, कि P1 में भुजाओं की संख्या तथा P2 में भुजाओं की संख्या बराबर है। तो यहाँ लिख दीजिए कि P1 में भुजाओं की संख्या P2 की भुजाओं की संख्या के बराबर है। अब इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि P2 में भुजाओं की संख्या P1 में भुजाओं की संख्या के बराबर। हम लिख नहीं रहे हैं, वो बस कॉमा लगा दे रहे हैं ताकि आप लिख लीजिएगा। P2 में भुजाओं की संख्या P1 में भुजाओं की संख्या के बराबर, इसको ये भी लिख सकते हैं। तो अगर P2 में भुजाओं की संख्या P1 भुजाओं की संख्या के बराबर है तो उसको आप ये भी तो लिख सकते हैं कि P2, P1 बिलोंग टू संबंध R। अगर P1, P2 बिलोंग टू संबंध R से स्टार्ट किया और P2, P1 बिलोंग टू संबंध R पर एंड किया
तो एक सम्मित सिद्ध हो गया, लिख दीजिए। अतः संबंध सम्मित है। अब आप संक्रामक की कर लेते हैं, ट्रांजिटिव। संक्रामक में क्या करना है, ए कमा बी से स्टार्ट करना है, ए कमा बी, और बी कमा सी से स्टार्ट करना है और ए कमा सी पर एंड करना है। संक्रामक यही तो करना है। माना T1 कमा T2 बिलोंग टू संबंध R तथा T2 कमा T3 बिलोंग टू संबंध R। अब इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि T1 में भुजाओं की संख्या, T1 में भुजाओं की संख्या, बहुभुज T1 में भुजाओं की जो संख्या है T2 में भुजाओं की संख्या के बराबर है, संख्या के बराबर है। और इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि T2 में भुजाओं की संख्या T3 में भुजाओं की संख्या के बराबर है। अगर T1 में भुजाओं संख्या T2 में भुजाओं की संख्या बराबर है और T2 में भुजाओं की संख्या T3 में भुजाओं की संख्या के बराबर है, तो इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं कि T1 में भुजाओं की संख्या T3 में भुजाओं की संख्या के बराबर है। ये सब पिछले दो तीन लेक्चर से देखिए, अब यही करते हुए आ रहे हैं, इसमें भी यही करना है। तो इसके बाद ये भी तो लिख सकते हैं आप, अगर T1 भुजाओं संख्या T3 में भुजाओं संख्या के बराबर है तो आप इसको ये लिख सकते हैं कि T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू संबंध R। ठीक है, लिख दीजिए। अतः यह संबंध क्या है, अतः यह संबंध संक्रामक संबंध है। अतः यह संबंध तुल्यता संबंध होगा। चूंकि यह संबंध स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों है, अतः संबंध तुल्यता संबंध होगा। इतना आप लिख लीजिएगा। अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट आगे कुछ बोल रहा है, आइए इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें ये बोल रहा है 3, 4, 5 लंबाई की भुजा वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए समुच्चय ए दिया गया है। क्या समुच्चय जो ए दिया गया है वो सभी बहुभुजों का समुच्चय है। क्या है, बहुभुजों का समुच्चय। इस बहुभुजों में त्रिभुज आएगा, चतुर्भुज आएगा, पंचभुज आएगा, षष्ठभुज आएगा, सब बहुभुज आ रहा है। और देखिए बोल रहा है कि 3, 4, 5 लंबाई वाले भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी ये समुच्चय ए के ऐसे ऐसे अवयव लेने हैं जो समकोण त्रिभुज के संबंधित हो। देखिए समकोण त्रिभुज संबंधित वही होगा, समकोण त्रिभुज यानी क्या है, त्रिभुज है। यानी कि जो लेना है आपको है कि जो लेना है वो क्या लेना है, त्रिभुज लेना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, स्क्रीन पर हम डाल देंगे क्या लिखना है, आप लिख लीजिएगा उसको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 बोल रहा है, मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है। बोल रहा है मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है। यानी XY तल दिया गया है जिसमें समस्त रेखाएं दी हैं, कई रेखाएं हैं, उनका समुच्चय दिया गया है। जो समुच्चय है वो L है। और यल में जो है उसमें संबंध दिया गया है R। क्या दिया गया है, दो रेखाओं के बीच संबंध ये है कि L1 L2 के समान। अगर L1 L2 के बीच संबंध देखा जाए तो ये बोल रहा है कि L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित है। L1 समांतर है L2 के, जो संबंध ये R दिया गया है। और आगे सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए कि यार एक तुल्यता संबंध है। एक तक क्वेश्चन यहाँ हो गया। अब आगे दो फिर बोल रहा है कि रेखा y = 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं को समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तुल्यता हम कर देते हैं, उसके बाद इसको करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तुल्यता करने के लिए स्वतुल्य करना होगा, फिर सम्मित, फिर संक्रामक। तो स्वतुल्य पहले करिए। स्वतुल्य में क्या करेंगे कि रेखा L1 स्वयं ही रेखा L1 के समांतर है। L1 भाई कोई रेखा है वो खुद के समांतर ही होगा। तो उसके बाद लिख सकते हैं क्या, L1 कॉमा L1 बिलोंग टू संबंध R। अतः यह संबंध स्वतुल्य
अतः यह संबंध स्वतुल्य है, लिख दीजिएगा इसे। फिर समित में आते हैं क्या, समित में देखिए, समित में ये बोलना है कि माना L1 कामा L2 संबंध R में है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि L1 समांतर है L2 के। जब L1 समांतर है L2 के तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि L2 समांतर है L1 के। जब L2 L1 समांतर है तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि L2 कामा L1 बिलोंग टू संबंध R। तो हो गया, अतः यह संबंध सममित भी है, अतः यह संबंध सममित है। ठीक है, और संक्रामक भी देख लेते हैं। संक्रामक, संक्रामक में क्या करना है, लिखिए माना L1 कामा L2 बिलोंग टू संबंध R तथा L2 कामा L3 बिलोंग टू संबंध R। अगर L1 कामा L2 बिलोंग टू संबंध R आ रहा है तो उसको क्या लिख सकते हैं कि रेखा L1 समांतर है रेखा L2 के तथा L2 कामा L3 संबंध R में है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि रेखा L2 समांतर है रेखा L3 की। देखिए L1, ये रेखा मान लीजिए रेखा L1 हो गया, ये रेखा L1 समांतर है किसके, L2 के है। ठीक है, मान लीजिए रेखा हो गया L2 हो गया, और यहाँ बोल रहा L2 समांतर है L3 के, मान लीजिए रेखा हो गया L3 हो गया। ठीक है, अगर L1 L2 समांतर है और L2 L3 के समांतर है तो L1 L3 के समांतर तो होगा ही, तो लिख दीजिए अतः रेखा L1 रेखा L3 के समांतर है। जब रेखा L1 L3 के समांतर है तो उसको क्या लिख सकते हैं कि L1 कामा L3 बिलोंग्स टू संबंध R। ठीक है, जब L1 कामा L3 बिलोंग्स टू संबंध R आ गया तो लिख दीजिए अतः संबंध क्या है, अतः यह संबंध संक्रामक है। अब फिर लिख दीजिए, अगर स्वतुल्य आ गया, सममित आ गया, संक्रामक गया तो लिख दीजिए चूंकि यह संबंध, चूंकि यह संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हैं, अतः यह संबंध तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तुल्यता तो अपने ला दिया। अब आगे क्या बोल रहा है कि रेखा y इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। एक रेखा दिया गया है, इस रेखा y इक्वल 2x प्लस 4 से कितनी रेखा संबंधित होंगी उनका समुच्चय बताना है। ठीक है, तो पहले जान जाइए जो रेखा दिया गया है, क्या दिया गया है, y इक्वल टू 2x प्लस 4। एक तरीके से देख रहे हैं ये इस रूप का है, y इक्वल टू mx प्लस सी, आप लोग जानते हैं कि नहीं, mx प्लस सी, ये इस रूप का है। अगर इसको y इक्वल टू mx प्लस सी की तुलना करेंगे, यम यहाँ यम बराबर क्या है, ढाल है, तुलना करेंगे तो क्या आ रहा है कि इससे ये तो निष्कर्ष निकल रहा है कि जो y इक्वल टू 2x प्लस 4 है, रेखा y इक्वल टू 2x 4 की जो ढाल हमें मिल रही है, ढाल की जो हमें ढाल मिल रही है, कि जो ढाल है, ढाल बराबर क्या मिल रहा है हमें, 2 मिल रहा है, यम के बराबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर तुलना कर रहे हैं तब ठीक है। अगर हमें इस रेखा से संबंधित रेखा बनाना है, यानी इसके समांतर बनाना होगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए ले रहे हैं तो y इक्वल टू मान लीजिए 2x प्लस 4 रेखा ये है। ठीक है, तो y इक्वल 2x प्लस 4 ये है, तो y इक्वल 2x प्लस 5 ये होगा, 6 ये होगा, 7 ये होगा, मान लीजिए 3 ये है, 2 ये, ऐसे ही होगा, यानी सब रेखा एक दूसरे के समांतर होगी। तो अगर y इक्वल 2x प्लस 4 रेखा संबंधित अवयवों का समुच्चय में लिखना है तो अब लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित
अवयवों का समुच्चय क्या होगा, अवयवों का जो समुच्चय होगा क्या होगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी होगा। क्यों, क्यों c का मान अगर कोई भी लेंगे आप तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के समांतर ही मिलेगा। अगर c का मान 0 लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, कुछ भी लीजिए, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के समांतर ही मिलेगा वो रेखा, इसीलिए इससे संबंधित होगा ये, और इसमें कोई इसका समुच्चय इस रेखा से संबंधित होगा। तो ये आगे समझ में ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ये देखिए। मान लीजिए कि समुच्चय दिया गया है जिसमें अवयव हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। में एक संबंध परिभाषित किया गया है, क्या आर एक संबंध है दिया गया है, जो रोस्टर रूप में देखिए लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। 1,2 दिया गया, 2,2 दिया गया, 1,1 दिया गया, 4,4 दिया गया, 1,3 दिया गया, 3,3 दिया गया, 3,2 ये संबंध दे दिया गया है, परिभाषित संबंध आर दे दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है डी तक, ये चारों ऑप्शन में से क्या सही है चुनना है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, आर स्वतुल्य है तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। पहले देखते हैं यार क्या स्वतुल्य है कि नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए, इसमें 1,1 चाहिए, 2,2 चाहिए, 3,3 चाहिए और 4,4 चाहिए। इसमें इतना होगा तभी स्वतुल्य होगा। देखिए 1,1 है, 4,4 है, 3,3 है, 2,2 है, यानी स्वतुल्य होगा। अब सम्मित की देख लेते हैं। सम्मित के लिए क्या चाहिए, अगर सम्मित तभी होगा, अगर सम्मित क्या होगा तभी होगा अगर a, b है दिया गया हो, अगर उसमें b, a है तभी वो सम्मित होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, अब सम्मित चेक कर लेते हैं। देखिए सम्मित के लिए हमने आपको ट्रिक भी बताया था कि जो स्वतुल्य वाले हैं उनको काट लीजिए, स्वतुल्य वालों को काटाइए पहले। अब सम्मित चेक कीजिए। देखिए इसमें 1,2 है तो क्या 2,1 है, कहीं 2,1 नहीं है, 1,3 है और 3,1 नहीं है, 3,2 है लेकिन 2,3 नहीं, यानी ये क्या है, सममित तो नहीं है, स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है। अब संक्रामक चेक करते हैं, संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक में भी आपको बताया था कि स्वतुल्य वाले को पहले काट लीजिए, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, इसे चेक करने में आसानी होगा। ठीक है, संक्रामक देखते हैं। देखिए 1,2 दिया गया है, 1,3 दिया गया है और 3,2 दिया गया है। ठीक है, यानी भी आप देख सकते हैं कि a, b लेकिन 2, कुछ दिया ही नहीं, यानी ये देखिए संक्रामक के लिए हमने आपको बताया था कि अगर a, b दिया गया हो और b, c दिया गया हो तो उसमें चेक करेंगे क्या a, c है कि नहीं। अगर होगा तो क्या होगा, स्वतुल्य हो, संक्रामक होगा। अगर a, c नहीं होगा तो संक्रामक नहीं होगा। संक्रामक के लिए चाहिए क्या, अगर a, b दिया गया हो तथा b, c दिया गया हो तो उसके बाद चेक करेंगे संक्रामक है कि नहीं। अगर a, c इसमें मिल रहा है, अगर a, c इसमें प्रेजेंट है तो क्या होगा, संक्रामक होगा। अगर a, c नहीं मिल रहा है तो संक्रामक नहीं होगा। और एक कंडीशन और बताया था कि सिर्फ a, b दिया गया हो और b, c दिया ही नहीं गया हो तो वो ऑटोमेटिक संक्रामक होगा, ये हमने बताया था। तो आज चेक करते हैं। देखिए स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है। अब संक्रामक देखते हैं। 1,2 दिया गया है, 1,3 दिया गया है और 3,2 दिया गया है, a, b लेकिन b, c कहीं है ही नहीं। देखिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1,3 दिया गया है, a, b, b, c, a, b 1,3 मिल रहा है और 3,2 मिल रहा है। अब चेक कीजिए इसमें क्या 1,2 है, यहाँ पर है, यानी कि संक्रामक भी है, यानी ये स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन बोल रहा है, आर स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि सम्मित नहीं है। आर स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं, ये ऑप्शन देखिए सही है, इसको मार दीजिए। ये क्या बोल रहा है, आर सम्मित तथा संक्रमण है किंतु स्वतुल्य नहीं है, भी देखिए मान लीजिए गलती है। आर एक तुल्यता संबंध है, क्यों तुल्यता होगा, जब सम्मित है ही नहीं तो तुल्यता कहाँ से हो जाएगा। तुल्यता के लिए तीनों कंडीशन चाहिए। ठीक है, अब 15वां हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, आज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि समुच्चय दिया गया है n, जिसमें संबंध a और b के बीच क्या दिया गया है कि a है जो a बराबर b-2, यानी a है क्या, b से 2 छोटा है, और ये भी दिया गया है कि जो b है वो 6 से क्या है, छोटा है। ठीक है, यहाँ समुच्चय यानी मतलब एक तरीके से बोला नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, यानी b का मान क्या ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ले सकते हैं, 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 से छोटा लेना है। और यहाँ पर n बोल रहा है, किसे n डिनोट कर रहा है हमें, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। तो प्राकृतिक संख्या में यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 8, 9, 10 ऐसे लेना है, यानी b 5 से ऊपर नहीं ले सकते। तो अब
आगे क्या बोल रहा है कि द्वारा प्रदत्त संबंध आर है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही वही आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। 2,4 बिलोंग टू संबंध आर दिया गया है, 3,8 बिलोंग टू संबंध आर दिया गया है, 6,8 बिलोंग टू संबंध आर दिया गया है और 8,7 बिलोंग टू संबंध आर दिया है। देखिए अगर ये है ए है ये बी है, ये ए होगा, ये बी है, ये ए है, बी है, ये ए है, बी है, ये हो गया है मान लीजिए। तो बी का मान पहली बात 6 से 5 तक होना चाहिए, 6 भी नहीं होना चाहिए। यानी देखिए यहाँ पर बी का मान क्या दिया गया है, इसमें 7 दिया गया है, यानी ये तो नहीं होगा। इसमें देखिए बी का मान क्या दिया गया है, 8 दिया गया है, यानी ये भी नहीं होगा। बी का मान भाई 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले ही नहीं सकते। इसमें कुछ करना है, इन्हें बस यही देखना है। देखिए यहाँ पर बी का मान क्या दिया गया है, 8 दिया गया है, इसे भी नहीं लेंगे। यहाँ बी का मान क्या दिया गया है, 4 दिया गया है और यह इस संबंध को संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि बी जो है, ए जो है वो बी से 2 छोटा है। अगर बी बराबर 4 लेंगे तो ए बराबर क्या आएगा, 2। 4 में से 2 घटाएंगे 2 ही आएगा, यानी यह ऑप्शन नंबर ए अपना 2,4 सही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी वाला बटन है उसको दबा दें, ताकि हमारी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, फलन से स्टार्ट करेंगे। फलन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम उसको क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।